आज हम लोग हिंदू स्टडीज़ नेट सिलेबस के यूनिट 10 अदर अलाइड टॉपिक्स मतलब कि मिसलेनियस को हम लोग टच करेंगे, जिसमें पॉइंट 7 सम किंग्स एंड डायनेस्टीज़ हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इनको हम लोग बहुत ब्रीफ में कवर करेंगे कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, किन सेक्शंस को रिवाइज करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग हर्षवर्धन को देखेंगे कि हर्षवर्धन में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। राजा हर्षवर्धन पुष्यभूति राजवंश के थे। 1590 to 647, 590 to 647 ये प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। इसको पुष्यभूति राजवंश भी कहते हैं। तो ये देखिएगा कि प्रभाकर वर्धन के पुत्र हैं। थानेश्वर यानी कन्नौज जो है वो इन सब की राजधानी रही है। फिर उसके बाद आप देखिए कि जन्म का समय ये है, पुष्यभूति है राजवंश, पिता का नाम प्रभाकर वर्धन, माता यशोमती। पहले हिंदू रहते हैं, बाद में ये बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित होते हैं। फिर इसके बाद इसमें कुछ है जो नर्मदा नदी, मतलब इनका जो कन्नौज है वो नर्मदा नदी से लेके कामरूप से दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला था, पूरब में कामरूप से। कन्नौज इसकी राजधानी थी। कन्नौज एक प्रमुख स्थान रहा है जहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष और सब कुछ भी कन्नौज के लिए ही हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने ही नर्मदा तट पर इन्हें पराजित किया था, हर्षवर्धन को। और फिर ह्वेनसांग जो है इन्हीं के शासनकाल में आता है। और हर्ष और बाणभट्ट रचित संस्कृत काव्य ग्रंथों, मतलब बाणभट्ट इन्हीं के समय में थे और हर्ष भी संस्कृत में कविताएं लिखते थे। जैसे पिछले ही जून में क्वेश्चन आया है कि कौन सा राजा संस्कृत में कविताएं लिखता था, तो हर्षवर्धन ही है उसका सही जवाब। तो ये यहीं पे, और यही विकिपीडिया के इस सोर्स से ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि ह्वेनसांग जो आता है, फिर कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना, तो आप ये देख लीजिएगा। और हर्षवर्धन की हैं नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका, ये है। बाणभट्ट ने हर्षचरित भी लिखा। और बस यही कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हैं, खासकर इनकी रचनाएं, इनका जन्म, इनकी राजधानी, पिता का नाम, यही प्रमुख हैं। इससे ज़्यादा आप अभी मत देखिए क्योंकि मैचिंग में आते हैं। तो राजवंश पूछा जा सकता है, ईयर ऑफ बर्थ एंड ईयर ऑफ डेथ से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या इनकी कुछ जो रचनाएं हैं किस भाषा में लिखी, यदि इसी से ज़्यादा इसमें नहीं आएगा। अब अगला हम देखते हैं सुपांगमुंग। तो इन्हें चक्रध्वज सिंह भी कहते हैं। इनका असली नाम चक्रध्वज सिंह, जो अहोम राजवंश के राजा थे, असम में जो राज करते थे। इनका शासनकाल था 1663 से 1670। और इनको मतलब मुग़लों से इनका युद्ध हुआ और इन्होंने मुग़लों से युद्ध किया और अपना राज्य को अलग शिखर पर पहुंचाया उस समय, क्योंकि इनके राजवंश में, इनके कार्यकाल में
यह राजवंश काफ़ी ऊंचाइयों तक गया। फिर आप देख सकते हैं कि इसमें एक क्वेश्चन आया था पिछले बार कि औरंगजेब से युद्ध मतलब हुआ था, किस राजा का हुआ था, असम में उस समय कौन रूलर था? तो यही चक्रध्वज सिंह ही थे जो ये लड़ते हैं मुगल से। और इनका एक बहुत ही बहादुर मतलब सेनापति था लचित बोरफुकान। ये गुवाहाटी को मुगलों से वापस लेता है, छीनता है हरा के। अभी इन्हीं की जल्दी ही एक प्रतिमा बनाई गई है जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स ने और प्राइम मिनिस्टर दोनों लोगों ने उसका इनॉग्रेशन किया था। फिर ये देख लीजिएगा कि मानस नदी असम में है, और इससे ज़्यादा कुछ अभी है नहीं। लचित बोरफुकान के बारे में आप देख सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं है। एक मतलब सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आया था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ को आप देख सकते हैं। 1670 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और बस यही है। अब अगला देखते हैं हम लोग। अब देखिए ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में बताते हैं। ये 724 से 761 ईस्वी में थे। ये कश्मीर के कारकोट राजवंश के राजा थे, सम्राट थे। तो पूछा जा सकता है किस राजवंश से हैं, तो कारकोट से हैं। ललितादित्य मुक्तापीड पे पूछा गया है एक प्रश्न, रानी दिद्दा पे भी पूछा गया, तो वो भी इसी राजवंश की। इन्होंने कश्मीर पे अपना शासन किया। मार्तंड मंदिर भी इन्हीं के समय बना। इनकी राजधानी प्रकरसेन नगर थी। फिर उसमें तो बेसिक आप एकदम सरफेस लेवल ही देखिए कि इससे ज़्यादा और कुछ है भी नहीं डिटेल, और उतना जानने की ज़रूरत है नहीं अभी। तो ये एक सफल मतलब बहुत ही सफल और जो अपने राजवंश को एक अलग स्थान ऊंचाइयों पर ले गए उसमें से एक है ललितादित्य मुक्तापीड। 12 या जो भी इन्होंने शासन किया उसमें इस राजवंश को, उसमें धार्मिक उत्थान हुआ, राजनैतिक उत्थान हुआ, सामाजिक सद्भावना बनी रही इनके राजवंश में। और अब अगला देखते हैं। इस मार्तंड वर्मा में आप देख लीजिए 1706 से 1758 ईस्वी इनका जीवन काल है। त्रावणकोर राज्य के महाराजा थे। इनके पश्चात राम वर्मा बैठे और फिर तिरुवनंत शहर जिसे इन्होंने बसाया उसके प्रमुख बने, और ये त्रावणकोर की राजधानी भी बनी। इसके अलावा इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा, बस आप नाम जानिए कि किस क्षेत्र में ये थे, किस क्षेत्र के राजा थे। फिर मेविलिकारा की संधि इन्हीं के समय हुई, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब एक हरिहर और बुक्का का है, तो ये दोनों लोग संगम राजवंश के माने जाते, विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। तो बुक्का राय प्रथम जो है 1357 से 1370 तक इनका माना जाता है कार्यकाल। बुक्का राय प्रथम के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके समय में नाचन सोमा तेलुगु कवि इनके समय में रहते थे। विजयनगर राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के किनारे हुई, जिसके संस्थापक बुक्का प्रथम व ज्येष्ठ भ्राता हरिहर का नाम इतिहास में विख्यात है। इसके बाद आप देखेंगे कुछ ब्राह्मण संत विद्यारण्य के मार्गदर्शन में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई। पहले दोनों भाइयों का संबंध होयसल राज्य से थे, जो वर्तमान के कर्नाटक में हम्पी प्रांत में था। फिर इन्होंने अलग राज्य विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की।
अब ये है संगम राजवंश, पहले हरिहर राय फिर बुक्का प्रथम, ये आपके सिलेबस में है दोनों। फिर आप देख लीजिए कि संगम राजवंश में 4 डायनेस्टीज़ मानी जाती हैं विजयनगर साम्राज्य में। तो पहली है संगम राजवंश, 4 डायनेस्टीज़ विजयनगर साम्राज्य में। पहली संगम है, दूसरी सुलूभ है, तीसरी तुलुव है राजवंश, और फिर अराविडू। तो इसमें कृष्णदेव राय जो हो तुलुव राजवंश में आते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब अच्युत देव राय भी हैं, लेकिन कृष्णदेव राय काफ़ी प्रचलित हैं, प्रसिद्ध हैं। और बस आप ये देख लीजिए, संगम, सुलुभ, तुलुव, अराविडू ये विजयनगर साम्राज्य में आते हैं, 4 डायनेस्टीज़ हैं। और इसके ऊपर जो मैंने ये बताया, बस आप इसी को रिवाइज़ करिए, बहुत है। फिर देखते हैं परमार भोज जो हैं, ये राजा हैं परमार राजवंश के, ठीक है। 1010 से 1055 ईसा पूर्व इनका है कार्यकाल। इनकी राजधानी धर थी, मालवा क्षेत्र में जो है मध्य प्रदेश में। फिर इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने भोजपुर, मध्य प्रदेश के भोजपुर को इन्होंने ही बसाया था। इनके प्रमुख ग्रंथ है जो इन्होंने लिखे हैं, सरस्वती कंठाभरण, श्रृंगा मंजरी, चंपू रामायण, चारुचर्या, तत्व प्रकाश, व्यवहार समुच्चय। तो ये प्रसिद्ध है। अभी 84 ग्रंथों को उन्होंने लिखा है जैसा माना जाता है, लेकिन 21 हमें प्राप्त होते हैं। तो इनको नाम याद कर लीजिए कि पूछा जा सकता है। पिछली बार एक अश्वघोष से संबंधित एक पुस्तक सौंदर्यानंद को पूछा गया था, तो ऐसे ही किसी भी चीज़ों को उठा के पूछा जा सकता है। इनकी पत्नी का नाम लीलावती था। परमार राजवंश है। और इसमें कुछ अभी खास है नहीं, क्योंकि इनके बारे में अलबरूनी ने भी लिखा है, तो इसीलिए। और ये काफ़ी प्रमुख हैं जो मध्य भारत से आते हैं। राजा भोज का नाम काफ़ी बड़े राजाओं में आता है, और ये क्या विद्वान भी थे। जैसे राजा मार्तंड, इन्होंने लिखा है तो पतंजलि की योग सूत्र की टीका है। फिर सरस्वती कंठा भरण जो है व्याकरण है, काव्यशास्त्र भी है ये। फिर नाट्यशास्त्र और काव्यशास्त्र श्रृंगार प्रकाश, फिर धर्मशास्त्र बृहदाज मार्तंड, ऐसे ऐसे करके है। तो आपको ये चीज़ें देखनी होगी और इसको आप याद कर लें। तो ज़्यादा मैं ये सब PDF डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ से ले सकते हो। फिर अब अगले हैं दाहिर, जो है सिंध के ब्राह्मण महाराजा, जिन्होंने 679 679 से 712 तक शासन किया। और मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था 712 में, तो इन्होंने ही उसका विरोध किया और उन्हें रोका था। यह अंतिम हिंदू राजा माने जाते हैं। अंतिम हिंदू राजा थे राजा दाहिर सिंह सेन। तो इनकी मृत्यु सिंधु नदी के किनारे, पुत्र हैं इनके जय सिंह ताहिर। फिर अरोड़ की लड़ाई है 712 ईस्वी में, जिस पे मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण दी थी और राजा दाहिर को शिकस्त मिली इसी में। फिर और इसमें बहुत तो नहीं है, यही पूछा जा सकता है कि अंतिम हिंदू राजा कौन, तो दाहिर माने जाते हैं। इनका कार्यकाल कौन प्रथम जो था मुस्लिम शासक, जब भारत पे आक्रमण किया तो उस समय कौन राजा था, तो ऐसे प्रश्न इन पे बन सकते हैं। अब है चोल राजवंश, जो बहुत ही प्रमुख और बहुत ही बड़ा है।
यह प्राचीन भारत का एक राजवंश था, दक्षिण भारत में रहा, जो 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया था इन्होंने। फिर इस शब्द की उत्पत्ति है, कोल है कि चोल है, ये सब आप एक बार रीड कर सकते हैं। फिर जो पहला जो चोल शासन था वो विजयालय के समय 850 से 870 ईस्वी में हुआ। इसके पहले थे विजयालय राजा थे। फिर उसके बाद आदित्य प्रथम आए, फिर परांतक प्रथम आए। तो आप देख सकते हैं इनके ये सब राजाओं के नाम आप एक बार देख लें कि किस राजवंश से संबंधित पूछा जा सकता है, तो आपको बताना होगा। फिर उसके बाद राजराज प्रथम आता है, फिर राजेंद्र प्रथम आते हैं। देखिए यहाँ पे विजयालय है, राजेंद्र चोल है। फिर उसके बाद राजा धीराज आते हैं, फिर कोलुतुंग प्रथम आते हैं। ऐसे ये सब राजा हैं। विक्रम चोल, उसमें जो मैंने शुरुआती बताए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद ये सब हैं छोटे राजा हैं। अंतिम राजा था राजेंद्र तृतीय। इन्हीं के समय काफ़ी मंदिरों के निर्माण हुए। चोल नाडु का मतलब होता है जिला या भवन निर्माता थे। ये सिंचाई की व्यवस्था थी, राजमार्ग थे, मंदिर, तंजौर मंदिर भी बना इन्हीं के समय में। पूछा जा सकता है किसको तंजौर मंदिर किस राजवंश के समय में बना। फिर ग्रंथों में कलिगंतुपाणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर इसी में सबसे बड़े कवि कंबन भी पाए जाते हैं, चोल राजवंश में ही। फिर दक्षिण पूर्व एशिया में गए ये सब, साउथ ईस्ट एशिया में। इनके जहाज़ों के बेड़े थे बहुत बड़े। पूछा जा सकता है कि कौन समुद्री सेना के साथ किस राजवंश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को जीते और वहाँ तक अपना राजवंश फैलाया, तो यही थे। एक समृद्ध राजवंश था। वृहदेश्वर मंदिर देख सकते हैं इन्हीं के समय का। चोल सम्राट शिव के उपासक थे। बौद्ध भी उनके समय रहते थे, जैन भी थे, वैष्णव धर्म के भी यहाँ पे थे। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया इसी समय। फिर तमिल साहित्य के इतिहास में चोल शासन को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती। पूछा जा सकता है कि तमिलों में स्वर्ण युग किसके शासनकाल में है माना जाता। फिर जैन कवि तिरकदेवर ने प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य जीवक चिंतामणि की रचना की। कंबन के भी हैं जो कोलुतुंग तृतीय के समय रहते थे। अमित सागर ने छंद शास्त्र पर नामक एक ग्रंथ लिखा। बौद्ध बुद्धमित्र ने तमिल व्याकरण पर वीर सोलियम नामक ग्रंथ लिखा। फिर आप ये देख सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि विजयालय हैं, आदित्य चोल, परांतक, ये सब इसके प्रमुख शासक हैं, जो एक लिस्ट है। बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ आपको नहीं करना है। तो आप लोग ये राजवंश और इतनी डायनेस्टीज़ को आप लोग रिवाइज़ करिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें नहीं बनेंगे। हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे जो कवि हैं या उनकी रचनाएं हैं। जो अगला टॉपिक है वो भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।